जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है हमारा क्रेडिट का। आज हम दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे इस टॉपिक में से। एक डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट, और दूसरा डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट मनी। दो कंसेप्ट्स। सबसे पहले हमें समझना है क्रेडिट किसको कहते हैं। क्रेडिट का मतलब यह है कि जब कोई पर्सन, बोरोअर, रिसीव करता है कोई वैल्यूएबल चीज प्रेजेंट में, आज। ये वैल्यूएबल चीज कोई भी हो सकती है, ये कोई रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज भी हो सकती है और ये पैसे भी हो सकते हैं। कोई बोरोअर, दोनों को हम क्रेडिट में क्लासिफाई करते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम लफ्ज बोलते हैं क्रेडिट, इसका मतलब यह भी है कि आपने किसी से उधार पैसे लिए, इसका मतलब यह भी है कि आपने उधार में चीजें ली। वो कहता है जब बोरोअर, कोई भी पर्सन, क्रेडिट किसको कहते हैं? जब कोई भी पर्सन, बोरोअर, जो बंदा पैसे या चीज रिसीव कर रहा है, रिसीव करता है कोई वैल्यूएबल प्रेजेंट, आज के दिन में, एंड पेज, और फिर इसको पे करता है, रीपे करता है इन फ्यूचर, फ्यूचर में, इसे कहते हैं क्रेडिट। और नॉर्मली जब वो फ्यूचर में पे करता है तो वो आज की वैल्यू नहीं, बल्कि इसके साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट भी पे कर रहा होता है। तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? कोई भी पर्सन, बोरोअर जिसे कहते हैं, जो पैसे उधार लेता है उसे कहते हैं बोरोअर, जो उधार देता है उसे कहते हैं लेंडर। कोई भी बोरोअर आज के दिन में कोई वैल्यूएबल चीज रिसीव कर रहा है, वो मनी भी हो सकती है, वो कोई गुड्स भी हो सकती हैं, और फ्यूचर में उसकी पेमेंट करता है नॉर्मली इंटरेस्ट के साथ, इसे कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्रेडिट की जो दो टाइप्स हैं, एक ये कि आपने उधार पे चीजें खरीदी, और दूसरा ये आपने उधार पे पैसे लिए। और नॉर्मली पैसे बैंक से लेते हैं, तो जो क्रेडिट आप पैसों के लिए ले उसे बैंक क्रेडिट भी कहा जाता है। तो क्रेडिट की दो टाइप्स आ गई हमारे सामने। एक गुड्स के लिए क्रेडिट ले रहे हैं आप, और दूसरा मनी के लिए। गुड्स के लिए जो क्रेडिट ले रहे हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एक ट्रेड क्रेडिट, एक कंज्यूमर क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट और कंज्यूमर क्रेडिट में क्या फर्क है? ट्रेड क्रेडिट होता है नॉर्मली, देखिए, एक है हमारा बायर या कंज्यूमर, एक है सेलर, प्रोड्यूसर, और एक है होलसेलर। होलसेलर जैसे फर्ज कीजिए हम अगर घर से बाहर निकलते हैं, हमने साथ जो बेकरी वाला है उससे उधार पे कुछ सामान खरीदते हैं, एक तो ये क्रेडिट है। और एक क्रेडिट है जो कि वो बेकरी वाला कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चीजें उधार पे ले रहा है। ये दोनों क्रेडिट फॉर गुड्स है, ठीक है? ये दोनों क्या है? क्रेडिट फॉर गुड्स है। एक है बिटवीन ट्रेडर्स और एक है बिटवीन ट्रेडर एंड कंज्यूमर। तो जो क्रेडिट है बिटवीन ट्रेडर्स, उसे नाम दिया गया है ट्रेड क्रेडिट, और जो क्रेडिट होता है बिटवीन ट्रेडर एंड कंज्यूमर, उसे नाम दिया गया है कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है? दोनों में उधार चीजें ली जा रही हैं। डिफरेंस किस चीज का है? कि किन पार्टीज के दरमियान में। और अगर हम उधार पे पैसे लें किसी से, इसे क्या कहते हैं? बैंक क्रेडिट। कहते हैं इकोनॉमी में दोनों तरह के क्रेडिट चल रहे होते हैं। इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? क्रेडिट फॉर गुड्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? और क्रेडिट मनी या बैंक क्रेडिट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले क्रेडिट फॉर गुड्स, अगर आप उधार पे चीजें खरीदते बेचते हैं, इसके इकोनॉमी को क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले इमीडिएट कंजम्पशन, जो बोरोअर है उधार पे चीजें ले रहा है,
वो आज के दिन चीजें कंज्यूम कर सकता है, इमीडिएट कंजम्पशन। फर्ज कीजिए एक सैलरीड पर्सन है, वो गाड़ी खरीदना चाह रहा है, लेकिन जितनी देर में वो बेचारा पैसे जमा करता है उतनी देर में गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसको तो गाड़ी खरीदने में काफी टाइम लग जाएगा। अब उसके पास इमीडिएटली क्या कोई ऑप्शन है कि वो आज के दिन में गाड़ी ले सके? बिल्कुल, वो बैंक से क्रेडिट पे, लीज पे गाड़ी निकलवा ले और फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट करता जाए। तो क्रेडिट की वजह से कंज्यूमर इमीडिएट कंज्यूम कर सकते हैं चीजों को। दूसरा, हायर रेवेन्यू फॉर फर्म्स। वो कहता है प्रैक्टिकली जो कंपनी, जो फर्म उधार पे चीजें बेचती है उसकी सेल ज्यादा होती है। जो फर्म सिर्फ और सिर्फ कैश पे चीजें बेचती हैं उसकी सेल कम होती है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि फर्म्स के लिए रेवेन्यू ज्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, जब उधार पे सेल होती है तो ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ पोर्शन उसका बैड डेट जरूर होगा, जो कि एक नुकसान है बिजनेस के लिए। और फिर डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश ट्रस्ट। लेंडर और बोरर के दरमियान में ट्रस्ट स्टैब्लिश करना, जो उधार बेच रहा है, उधार चीजें बेच रहा है, अब जाहिर है वो हर पर्सन को थोड़ी उधार देगा, वो सिर्फ उन लोगों को उधार देगा जो उसके ख्याल में ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। तो ये ट्रस्ट डिटरमिन करना, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। इसीलिए हर पर्सन को उधार नहीं दिया जा सकता, सिर्फ ट्रस्ट वर्दी पर्सन को। ये तो हाँ, ये है हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्रेडिट फॉर गुड्स के। अब क्रेडिट मनी या बैंक क्रेडिट के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यहां पे ध्यान में रखिएगा। जो क्रेडिट उधार लिया जा रहा है वो पैसे हैं और फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ इनको पे किया जा रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, गवर्नमेंट अपनी पेमेंट्स के लिए क्रेडिट यूज करती है, खास तौर पे अक्सर अपने सैलरीड एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए। गवर्नमेंट के पास अगर पैसे कम हैं, फिस्कल बजट डेफिसिट में है, तो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से क्रेडिट लेके अपनी जो करंट पेमेंट्स हैं उनको सेटल कर सकती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब एक प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम होती थी फाइनेंसिंग इश्यूज, के लोगों के पास आइडियाज होते थे लेकिन सफिशिएंट पैसे नहीं होते थे मशीनरी खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कहें। तो बैंक्स ने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की, उन्होंने क्रेडिट देना शुरू किया और क्रेडिट देने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। यानी लोग उधार से अपने जाती पैसों से शायद वो महंगी मशीनें ना खरीद पाते, हर एक के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जब बैंक ने फाइनेंसिंग शुरू की तो बैंक से लोन लेके उन्होंने उधार में चीजें लेना शुरू कर दें। इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इंगेज हुए। यहां पे जहन में रखिएगा कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब ये है वो पर्सन जो कि मिडल मैन का रोल प्ले करता है। इंटरमीडियरी मींस मिडल मैन। किन के दरमियान में? जो बंदा सेव करता है पैसे, सेवर उनके दरमियान में, और जो बंदा बारो करता है उनके दरमियान में। अच्छा, गैस कीजिए कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में क्या स्टेट बैंक आएगा? स्टेट बैंक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? स्टेट बैंक का काम नहीं है लोगों को लोन देना, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो आएंगे। ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स और दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो भी कुछ फंड्स वगैरह क्रिएट करके लोगों से पैसे लेती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, वो भी एक तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इस तरह पेंशन फंड्स, वो भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की एग्जांपल है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आप बता सकते हैं केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या थी? क्या? एक लिक्विडिटी ट्रैप था। लिक्विडिटी ट्रैप कुछ और चीज थी। लिक्विडिटी ट्रैप क्या था? कि आपका इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन इसके बावजूद लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और वो सेविंग करी जा रहे हैं। ये लिक्विडिटी ट्रैप था। हाँ, कि पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश, लेकिन अगर आपने उनसे कैश निकलवाना है तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में और डिपॉजिट्स इनटू बैंक में रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट में और डिमांड फॉर मनी में रिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली मनी से रिलेट करता है, डिमांड फॉर क्रेडिट मनी।
तो केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी यही कहता था कि डिमांड फॉर क्रेडिट मनी और इंटरेस्ट रेट में रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दे, डिमांड फॉर क्रेडिट मनी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी यही बेस बन रही है। नेक्स्ट, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। जो बैंक से एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में सेटलमेंट नहीं करते, नॉर्मली क्रेडिट सेटलमेंट होती है। हर बैंक ने दूसरे बैंक के साथ एक क्रेडिट अकाउंट ओपन किया होता है स्टेट बैंक के थ्रू। ठीक है, क्लियरिंग प्रोसेस में भी इसी अकाउंट के जरिए से उनकी आपस की क्लियरिंग जो है वो सेटल की जाती है। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ये अहम कंसेप्ट है। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, क्या बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं और स्टेट बैंक उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब क्रेडिट क्रिएशन होता क्या, हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाह रहा हूं, डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब यह है, हर बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। कैसे? वो लोगों से, सेवर जो लोग सेविंग करते हैं उनसे पैसे एक्सेप्ट करता है और जिन लोगों को जरूरत होती है उनको लैंडिंग करता है। दरमियान में मिडल मैन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मुल्क में कोई बंदा 100 रुपीज सेव करता है, इससे कितना क्रेडिट क्रिएट होगा? इससे कितना क्रेडिट क्रिएट होगा? लेस देन 100, इक्वल टू 100 या मोर देन 100? ये बेसिक कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का। इसका जवाब है मोर देन 100। फिर सुन लीजिए, अगर इकोनॉमी में एक पर्सन 100 रुपीज सेव करता है, 100 रुपीज किसी बैंक में डिपॉजिट करवाता है, क्या उस 100 रुपीज की वजह से लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा? क्या लोगों को उधार दिया जाएगा? कितनी अमाउंट का उधार दिया जा सकता है? 100 रुपीज का ही, लेस देन 100% या मोर देन 100%? हाँ, पहली नजर में ये लगता है कि लेस देन 100 का क्रेडिट दिया जाएगा, जो कि गलत कंसेप्ट है। क्योंकि जब बैंक के पास 100 रुपीज आए, फर्ज कीजिए कि स्टेट बैंक ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रखी हुई है 20%। अब बैंक ए के पास पैसे आए, वो इनमें से 20% अपने पास रखेगा, आगे लोन कितना देगा? 80 रुपये। अब जिस बंदे ने लोन लिया, क्या वो उसको अपने पास रख के कैश की फॉर्म में ही खर्च करेगा कि प्रोबेबली वो उसको किसी और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा? वो अपने किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा इसको। और कोई भी बैंक हो सकता है, बी के बाद सी के बाद डी। अब जो दूसरा बैंक है उसके पास 80 रुपीज आए, वो इसमें से कितना अपने पास रिजर्व रखेगा? 20%। और वो नेक्स्ट कितना बारो क्रेडिट दे सकता है? 20% को अपने पास रखा, 80% का 20 अपने पास रखा, वो 16 है। और आगे कितना क्रेडिट दिया? 64। अब देखें, अभी ट्रांजैक्शन चल रही है, लेकिन अगर यहां तक भी रुक के अगर आप देखें तो 80 + 64 144 का क्रेडिट क्रिएट हो चुका है। अब आगे भी इसी तरह साइकिल चलता रहेगा। हर बैंक के पास जब पैसे जाएंगे 20% में अपने पास रखेगा और बाकी क्रेडिट दे देगा। ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है। क्रेडिट क्रिएशन समझ आया आपको? ये किसी कंसेप्ट से मिलता जुलता लग रहा है? किस कंसेप्ट से? मल्टीप्लायर। शाबाश। मल्टीप्लायर में भी हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से जो टोटल जीडीपी है उसमें कई गुना ज्यादा इंक्रीज आता है। कितने गुना? जितनी मल्टीप्लायर की अमाउंट होगी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 100 रुपीज इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ या सेव हुआ, बैंक में डिपॉजिट करवाया गया, इससे बैंक मैक्स कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं चैप्टर 8 में, मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में, इकोनॉमी में 100 रुपीज न्यू इन्वेस्टमेंट की गई, इससे टोटल जीडीपी में कितना इंक्रीज आएगा? क्या आप बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर से। अच्छा, याद है आपको मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या था? 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इससे जो मल्टीप्लायर आया उससे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या थी? वो परसेंटेज जो लोग अपने पास सेव कर लेते हैं, हर नेक्स्ट पर्सन अपने पास सेव कर लेता है वो अमाउंट। एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस करता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कि जब किसी भी बैंक में 100 रुपीज जमा करवाए जाएंगे वो आगे फर्दर क्रेडिट सेंड करेगा, लेकिन हर बैंक पहले कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, अपने पास रिजर्व के तौर पर रख लेगा। वो कौन सी अमाउंट है? रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो। और फिर उसके बाद आगे क्रेडिट क्रिएट करेगा। फर्ज कीजिए अगर रिजर्व रेशो 20% है, क्रेडिट क्रिएशन में रिजर्व रेशो एग्जैक्टली वही है जो मल्टीप्लायर वाले कंसेप्ट में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव थे। अब क्रेडिट क्रिएशन में हम क्या मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो। अगर रिजर्व रेशो 20% है, मल्टीप्लायर कितना होगा? 5। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नाम यूज करते हैं हम क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, जो मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन में यूज होगा इसे क्या नाम दिया जाता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो बताइए कि 100 रुपीज अगर इनिशियल डिपॉजिट करवाया जाए बैंक में और रिजर्व रेशो 20% हो, मैक्सिमम कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है? 500। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? 500 कैसे? तो कह रहा है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मनी की वजह से, उधार लोग लेते हैं इस वजह से क्रेडिट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी क्रेडिट जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें क्रेडिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्शनरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्रेडिट मनी को इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन हैबिट्स। बैंक्स क्रेडिट के जरिए से लोगों की स्पेंडिंग और कंजम्पशन हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे जिस चीज के बारे में, जिस चीज के ऊपर बैंक क्रेडिट मनी अलाउ करना शुरू कर देंगे, फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे, लोग उस चीज की कंजम्पशन को ज्यादा कर देंगे। जैसे जब गाड़ियों के ऊपर बैंक्स ने फाइनेंसिंग देना शुरू कर दी तो लोगों ने गाड़ियों की परचेज ज्यादा कर ले। इसी तरह बैंक किसी भी चीज की अगर आज को फॉर एग्जांपल मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर फाइनेंसिंग देना शुरू कर देते हैं तो लोग इन चीजों को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। क्रेडिट मनी के जरिए से लोगों की स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या है? भाई बैंक का जो लोन है वो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। जैसे शायद मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि ये जो ज़राई तरक्याती बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक दफ़ा वो इनकी ऑडिट में हम गए तो मैनेजर के साथ बातचीत हो रही थी, वो बताने लगे। हमने कहा कि सर पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और आप लोग इतना क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, उसके बावजूद कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, उसकी वजह क्या है? तो कहने लगा सर हमारे पास किसान आते हैं, कर्जा लेते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए और दूसरी चीज़ें जो इनपुट्स हैं, लेकिन असल में क्या करते हैं, ये पैसे खर्च कर देते हैं, किसी बच्चे की शादी करनी है, किसी बच्चे को शहर में पढ़ने के लिए भेजना है, उसके लिए ये नॉन प्रोडक्टिव जिस पर्पस के लिए लोन लिया जाता है उस पर्पस पे यूटिलाइज नहीं होता। तो एग्जैक्टली उसी तरह क्रेडिट मनी का एक डिसएडवांटेज है कि हो सकता है इसे अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। जरा मुझे बताइए, एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक बड़ी कंपनी है, दोनों में से किसको पैसों की ज्यादा जरूरत होगी? बड़ी कंपनी को ज्यादा जरूरत होगी या इंडिविजुअल को ज्यादा? कंपनी के पास तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपया होगा। लेकिन बैंक किसको लोन देना प्रेफर करेंगे? कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देते। इसीलिए बैंक्स की जो टोटल 70-80% क्रेडिट क्रिएशन है, ये जो क्रेडिट बैंक देते हैं ये नॉर्मली कंपनीज को अलाउ करते हैं।
क्योंकि कंपनीज पे बैंक ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये रेगुलेटेड सेक्टर है और ये भाग नहीं सकते। इंडिविजुअल्स के बारे में उन्हें शक होता है कि भाई पता नहीं आज हैं इस एड्रेस पे, कल को हैं क्या नहीं है। तो क्रिएशन ऑफ मोनोपली क्या बताना चाह रहा है कि जो ज्यादातर लोन है वो किन को चला जाता है, कंपनीज को, लार्ज स्केल कंपनीज को। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, अब क्रेडिट मनी इंक्रीज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ जाएगी, जिससे मोनोपली क्रिएट होगी, और सॉरी जिससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। क्रेडिट क्रिएशन अगर बहुत ज्यादा कर दी जाए तो इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए ही सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट के जरिए से इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करा विद इन द इकोनॉमी। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है। क्रेडिट में मेन टाइप्स ध्यान में रखिएगा क्या है, दो, क्रेडिट फॉर गुड्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग है, और मनी क्रेडिट या बैंक क्रेडिट जो है इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग है। दोनों में फर्क समझ आ गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गए। चलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, आपने मीनवाइल चैप्टर 12 के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। 5 मिनट दिए जा रहे हैं चैप्टर 12 के एमसीक्यूज जी। और थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से पहले। इसमें एमसीक्यू नंबर 5 आपने नहीं करना चैप्टर 12 में, पेज 269 है। एमसीक्यू नंबर 5 नहीं करना, और एमसीक्यू नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन सी है। ये दोनों चेंजेस कर लिए आपने जी। अब अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए, 5 मिनट के बाद इसकी डिस्कशन करते हैं जी। लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 के एमसीक्यूज मैंने आपसे कहा था अटेम्प्ट करने को, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इनमें सबसे पहले बताइए, फर्स्ट में प्रॉब्लम है, फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। कहता है फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को कम करना है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर ए सेंट्रल बैंक वुड बी। बताइए इनमें से कौन सा स्टेप सबसे अच्छा, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज बेहतर है। इंक्रीज रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज करें। क्या रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिड्यूस होगा? बिल्कुल, क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने से क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज होगा, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है रिड्यूस डिस्काउंट रेट। क्या डिस्काउंट रेट रिड्यूस होगा? डिस्काउंट रेट रिड्यूस करने से तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे। नहीं, ये गलत है, रिड्यूस डिस्काउंट रेट वाली ऑप्शन गलत। इसका मतलब है हमारी ए ऑप्शन भी रूल आउट हो गई, हमारी सी ऑप्शन भी रूल आउट हो गई, दोनों में रिड्यूस डिस्काउंट है। तो बी इंक्रीज डिस्काउंट रेट, हाँ ये ठीक है कि डिस्काउंट रेट इंक्रीज करें, इंक्रीज करने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, लोग कम लोन लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने से एग्रीगेट डिमांड कम होगी? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की जाएंगी तो इकोनॉमी से पैसे सेंट्रल बैंक के पास आएंगे, मनी सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। हाँ जी ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब डिस्काउंट रेट वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग करते हैं, कमर्शियल बैंक एक दूसरे के साथ लैंडिंग करते हैं, ये इंटर बैंक रेट होता है। और इंटरेस्ट रेट वो है जिस पे कमर्शियल बैंक लैंड, जो बोरोर है उसको लोन देता है जी। सेकंड क्लियर हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया। फोर्थ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। आईएमएफ तो नहीं है, आईएमएफ इंडिविजुअल को कहां लोन देता है, वो तो गवर्नमेंट्स को लोन देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, ये भी आम लोगों को लोन नहीं देता। स्टॉक एक्सचेंज भी लोन नहीं देती। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की सेल परचेज होती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ लोगों को कोई लोन नहीं देती। पेंशन फंड फिर आ जाती है। पेंशन फंड क्या है कि पेंशन फंड जो है इसमें
लोगों की जो पेंशन होती है, बेसिकली जो कंपनीज हैं, कंपनीज पेंशन फंड क्रिएट करते हैं। पेंशन फंड किस लिए क्रिएट करते हैं? ताकि उसमें एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड की जाए। अब पेंशन फंड जो क्रिएट हुआ है उसके पास पैसे आ रहे हैं कंपनी की तरफ से भी और वर्कर्स की तरफ से भी। बाद में जब वर्कर रिटायर होंगे उसने उन्हें इकट्ठा करके लमसम पेमेंट दे दिया। पेंशन से आप वाकिफ होंगे। अब लेकिन पेंशन फंड की कोशिश ये होती है कि पैसे एज इट इज ना पड़े रहें, बल्कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलता रहे। एज इट इज पड़े रहें तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, तो वो किसी ना किसी बैंक में पैसे रखवा देते हैं या किसी कंपनी जिसको पैसों की जरूरत हो उनको फिक्स रेट ऑफ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री करके उस पे पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो पेंशन फंड हमारा एक तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। इसके पास सरप्लस पैसे होते हैं जो इसे इमीडिएटली नहीं चाहिए। कब चाहिए? जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। इसीलिए ये सरप्लस कैश जो है एग्रीड इंटरेस्ट रेट पे वो बोरोर को दे देते हैं या बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो पेंशन फंड जो हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। हाँ, ये किसी मुफ्ती साहब से पूछें ये हराम है कि हलाल है। मेरा ख्याल ये हराम है, सूद। बहरहाल आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब है मिडल मैन। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब है ऐसा मिडल मैन जो फाइनेंस में यूज होता है, फाइनेंस में काम करता है, पैसों के लेन देन में काम करता है। हर वो बंदा जो के लोगों से उनकी सेविंग एक्सेप्ट करके आगे दूसरी कंपनीज को उधार देता है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होगा। हर वो पर्सन जो कुछ लोगों से एक्स्ट्रा पैसे एक्सेप्ट करता है और फिर आगे फर्दर लोगों को एडवांस देता है, उसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की सबसे बड़ी एग्जांपल बैंक्स है, लेकिन बैंक के अलावा कुछ दूसरे लोग भी ये काम करते हैं जी। इसके अलावा फिफ्थ मैंने आपको कटवा दिया था। सिक्स में कोई प्रॉब्लम? 7 में कोई प्रॉब्लम? सिक्स में प्रॉब्लम है? कह रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट बैंक ए कमर्शियल बैंक इज दैट इन्वेस्टमेंट बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपको बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इन्वेस्टमेंट बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, आप कोई बिजनेस प्रोजेक्ट लेके जाएं वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। कंपनीज ने जब शेयर इशू करने होते हैं, शेयर इशू करने में हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, लेकिन ये जनरल पब्लिक के साथ डिपॉजिट वाली डीलिंग नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ बैंक जब हमने पढ़ी थी उसमें ये कंसेप्ट बताया था। तो इसमें 6 में ए ऑप्शन करेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, बाकी वो शेयर्स भी अंडरराइट करता है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर जो है ये आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, ये जब कंपनीज ने शेयर इशू करने होते हैं उसमें फैसिलिटेट करता है अंडरराइटर। कंपनीज को फंड एक्वायर करने में भी असिस्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुई ए। 7 में कोई प्रॉब्लम? 7 में करवा ले। सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस बाय रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई। क्या मनी सप्लाई रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक? क्रेडिट मनी, इंटरेस्ट रेट, मनी मार्केट, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। अगर यहां पे फिस्कल पॉलिसी लिखा होता तो फिर हम कहते हैं नहीं, ये नहीं है। फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट गवर्न नहीं करता सेंट्रल बैंक। क्रेडिट मनी लोगों रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू सेंट्रल बैंक क्रेडिट मनी को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। यहां पे थोड़ी देर में हम वो एक एग्जांपल भी स्टडी करेंगे, न्यूमेरिक एग्जांपल, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। जो मैंने आपको ज़बानी कलाम में समझाया उसको एक एग्जांपल के जरिए से भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 8 में कोई प्रॉब्लम? 9 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 चलिए ना, कह रहे हैं सेंट्रल बैंक इज लाइकली टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट व्हेन इकोनॉमी इज इन फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी डाउन। अब बताइए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का मकसद क्या है? सप्लाई मनी डिक्रीज करना ताकि एग्रीगेट डिमांड
कम हो जाए। बताइए एग्रीगेट डिमांड सेंट्रल बैंक कब कम करने की कोशिश करेगा, डाउन टर्न, रिसेशन, ट्रफ में या प्रॉस्पेरिटी में? बाकी तीनों की तीनों ऑप्शंस इकोनॉमी को डाउनग्रेड स्टेज पे शो कर रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी में स्टेट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। नहीं, कमर्शियल बैंक क्यों इंटरेस्ट रेट को, कमर्शियल बैंक तो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रेट को तो डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, कैसे? वो बेस रेट के जरिए से, डिस्काउंट रेट के जरिए से। 8 भी है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब केन्जियन लिक्विड ट्रैप। बताइए केन्जियन लिक्विड ट्रैप कब अराइज होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो? कम हो। लोग ज्यादा खर्च करते हैं कि कम खर्च करते हैं? तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेविंग रेट ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है जो इंटरेस्ट रेट कम और सेविंग? बी ऑप्शन, वो करेक्ट है। नहीं, ये कोई सिचुएशन नहीं होगी लो इंटर। हाँ जी बिल्कुल जी। और की क्वेश्चन नंबर 2। हाँ नंबर 2 आपको बता दिया, ए ऑप्शन गलत है, इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेंट्रल बैंक कहता है कैन एक्ट एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू क्रिएट मनी, दे आर द ओनली। देखिए क्रिएट मनी जो वो इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन क्रिएट मनी जो है वो कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कमर्शियल बैंक आगे लैंडिंग कर रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक उसको इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक क्या डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डीलिंग करता है? कभी नहीं करता जी। दे आर द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज लीगली अलाउड टू मेक लोन्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं, बैंक्स एक दूसरे से भी लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक से एक दूसरे से भी लोन लेते हैं। इट प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज टू कमर्शियल बैंक्स व्हेनेवर दे फाइंड देमसेल्फ इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। हाँ ये ठीक है, जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो ना सर कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट जी। बाकी कोई राय तो नहीं किया? चलिए इसको हम करते हैं क्लोज। अच्छा अब हमारे एक छोटी सी देखिए क्रेडिट क्रिएशन वाले जब कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने ज़बानी कलामी आपको बता दिया था कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे होगा। तो वो शायद कुछ स्टूडेंट उस कंसेप्ट को ना समझ सके हों, उसके लिए हमने एक रिटन इलस्ट्रेशन आपके सामने रख दी। इसमें सबसे पहले हमें बता रहा है कि इकोनॉमी में इनिशियली जो बैंक में डिपॉजिट करवाया गया वो कितने पैसे करवाए गए? 1000। ठीक है। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट फर्ज कीजिए 40% है। ये क्वेश्चन में दी होगी, अगर आई कैप आपसे ये कंसेप्ट टेस्ट करेगा, टेबल बनाने को कहेगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट लाजमी दी गई होगी और इनिशियल डिपॉजिट भी दिया गया होगा। अगर इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया गया आप अपनी मर्जी से कोई भी फिगर अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व रिक्वायरमेंट जरूर दी गई होगी। रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है, तो बताइए रिजर्व कितना रखना है इस बैंक ने? 400। और आगे कितनी लैंडिंग करेगा? 600। अच्छा यहां पे देखिए, अब जिस बंदे के पास 600 जाएगा उसके पास एक ऑप्शन तो यह है कि वो 600 अपने घर में रखे और फिर जो भी उसने खर्चे वगैरह करने हैं बिजनेस में या जिस जगह पे, वो आहिस्ता आहिस्ता उन पैसों को खर्च करता रहे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो इसे किसी और बैंक में जमा करवा दे, इसलिए नहीं कि अब मुझे उससे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बल्कि इसलिए कि जब तक मैं आगे इन पैसों को खर्च नहीं करता, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, तब तक सेफ कस्टडी रहे। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लोग ज्यादातर बैंक में पैसे रखवाते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा एतमाद नहीं होता, वो पैसे अपने पास रखना पसंद करते हैं। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल पैसे अपने पास रख दे तो इसे कहते हैं ये कैश लीकेज हो गई। हम एज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो उसे दोबारा किसी ना किसी बैंक में जमा करवा रहा है। वो कोई और बैंक भी हो सकता है, वो सेम बैंक भी हो सकता है जिससे पैसे लिए हैं उसने, वो फर्क ये होगा कि अब वो उसे अपने अकाउंट में जमा करवा रहा है।
तो अगर ये पर्सन 600 इसने बैंक ए से लिया और कैश लीकेज कोई नहीं है, इसने बैंक बी में जमा करवा दिया। अब बैंक बी के पास कितने आए पैसे? 600। क्या वो आगे इन पैसों से क्रेडिट क्रिएट कर सकता है? कितने का? 60% का। 4% रिजर्व रेशो है। रिजर्व रेशो कैसे कैलकुलेट हुई? अमाउंट डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 40%, जो कितना आया? 240। क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ? 360। इसी तरह आगे चलता जाएगा। 360 40% लेस किया, डिफरेंस 216। 216 40% लेस किया, 130। अब बताइए इसके बाद, वैसे तो अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहे हम 50 राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे वाइंड अप करना है यहां पे 5th राउंड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5th राउंड, लास्ट राउंड पे ऑल रिमेनिंग स्टेजेस को सम करना पड़ेगा। और ये मैंने तरीका आपको बताया था कि कैसे करना है, ये डिफरेंस है नहीं आता। और आप, मुझे कंफर्म है आप भूल गए होंगे। तो बताइए इस बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? टोटल। शाबाश। अब जिससे पूछूंगा वो अभी पता चल जाता है, अभी पता चल। चले 50 रुपए निकाल देते हैं। और बताओ कितने स्टूडेंट्स ये बता सकते हैं कि ये 2500 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6। जी पहले आप। इनिशियल डिपॉजिट जो करवाया गया है और मल्टीप्लाई करना किससे? नहीं थी वो रेट, क्या उसका नाम बताए? कौन सा रेट? जो अभी मैंने बताया था वही। नहीं भैया नहीं, आप नहीं बता सके जी। 1 को डिवाइड करेंगे रिजर्व रेशो से, क्या आएगा? 2.5। उसे कहते क्या है? वैसे उसका नाम मल्टीप्लायर नहीं है। नहीं भैया, ये आप एंड वन जी, हाँ शाबाश, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो मुझे बताइए क्रेडिट मल्टीप्लायर यहां कैसे कैलकुलेट किया? 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट, 1 डिवाइड बाय 0.4, क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट किया, ये आया हमारा 2.5। अब और कोई नहीं बोलेगा। आप बताइए कि 2500 कैसे आया? शाबाश, इसे इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई किया। ये भाई तक पहुंचाइए जरा। तो ये इनिशियल तो मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टोटल आ गया। अब इस टोटल में से आपने रिमेनिंग राउंड लेस करने हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। जैसे काउंटिंग में आप करते हैं ना, डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं और फिर उसके बाद बाकी आइटम्स लेस करके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी तरह ये वर्किंग होगी। अब अगर ये 2500 है तो ये कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 1000। और ये कितना होगा? दोनों का डिफरेंस। बाकी कैलकुलेशन सिंपल है। तो इकोनॉमी में बताइए अगर रिजर्व रेशो 0.4 हो तो 1000 से कितना क्रेडिट क्रिएट होगा? टोटल 2500। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन। अगर इकोनॉमी में रिजर्व, एक फिगर बतानी है बस, रिजर्व रिक्वायरमेंट 5% हो तो फिर टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितनी होगी? जी मैंने कहा था एक फिगर बतानी है मुझे, 1000 को से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, गलत। 2000। 20,000। भैया 20,000 कैसे कैलकुलेट किया? 1 डिवाइडेड बाय 5%, वो कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय, बताइए सर मल्टीप्लायर कितना आता है? 2 नहीं आता भाई। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 है। 5% है, 50 नहीं है। 5% 0.5 नहीं होता। हाँ 20 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो शाबाश, ये दे भाई को। तो ये 20,000 आया। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जितना ज्यादा रिजर्व रेशो कम होती जाएगी उतना ही क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होती जाएगी। भैया कैलकुलेशन समझ आई?
ये था हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। चूंकि टाइम था इसीलिए मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भी कवर करवा दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं, घर जाके ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसी का समझ लीजिए कॉपी है। तो आज घर जाके आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 और 3 कवर करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।